2026, एक तारीख जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की रफ्तार को अचानक थाम लिया। एक सुबह जो सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि सवालों का अंधेरा लेकर आई। बारामती के आसमान में उड़ता हुआ एक चार्टर जेट वीएसआर वेंचर्स का लियर जेट 45XR मुंबई से उड़ान मंजिल बेहद करीब, रनवे सामने था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, मौसम साफ, हालात शांत। लेकिन ठीक उसी पल जब लैंडिंग में बस कुछ ही मिनट बाकी थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक विमान हादसा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। विमान डगमगाता है और फिर एक जोरदार धमाका। कुछ सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। इस विमान में सवार है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सियासत के सबसे ताकतवर नामों में से एक अजित पवार, दो अनुभवी पायलट, तीन करीबी सहयोगी और पूरा राज्य एक ही सवाल पूछ रहा है, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अनकही कहानी छुपी हुई है। खबरें टकराने लगती हैं, वह कहीं गंभीर रूप से घायल होने की बात कही जाती है तो कहीं अनहोनी की आशंका। सोशल मीडिया एक्स पर एक नई पोस्ट बहस छेड़ देता है और महाराष्ट्र सांस रोककर सच का इंतजार करने लगता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, यह कहानी है सत्ता, संयोग और साजिश के बीच झूलते सवालों की और उस नाम की जिसके बिना महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी मानी जाती है, अजित पवार। यह विमान बॉम्बार्डियर एयर स्पेस द्वारा निर्मित एक बिजनेस जेट माना जाता है जिसे आधुनिक तकनीकी और सुरक्षा मानकों के लिहाज से बेहद भरोसेमंद समझा जाता है। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राज्य की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल अजित पवार, उनके साथ दो अनुभवी पायलट और अन्य सहयोगी भी मौजूद थे। उड़ान पूरी तरह सामान्य बताई जा रही थी, मौसम साफ था, हवा अनुकूल थी और तकनीकी रूप से किसी तरह की परेशानी की कोई जानकारी सामने नहीं आई। विमान जैसे ही बारामती एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ा, लैंडिंग में बस कुछ ही पल बाकी थे, तभी अचानक एक ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। यह वही क्षण था जिसने पूरे घटनाक्रम को रहस्य के घेरे में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान लैंडिंग स्ट्रिप के ठीक ऊपर पहुंचते ही असंतुलित होने लगा। कुछ सेकंड तक वह डगमगाया, मानो पायलट उसे संभालने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका और विमान जमीन पर आ गिरा। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसमान के इलाकों में लोग सहम गए। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में धुएं का घना गुब्बारा उठने लगा। कुछ ही मिनटों में हादसों की खबर पूरे बारामती और फिर पूरे महाराष्ट्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते हुए मौके की ओर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई पास आने की हिम्मत भी न कर सका। राहत और बचाव दल, दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। आग पर पूरा काबू पाने और मलबे तक पहुंचने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। सुबह के वक्त जब विमान का मलबा लैंडिंग स्ट्रिप से ठीक बिखरा हुआ दिखाई दिया तो वहां का दृश्य हर किसी को झकझोर देने वाला था। डीजीसीए ने तुरंत इस हादसे की जांच के आदेश भी दिए, लेकिन सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी सुरक्षित तकनीकी वाले विमान में लैंडिंग के वक्त अचानक ऐसा तकनीकी खराबी कैसे आ सकता है। रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब हादसे के तुरंत बाद खबरों में विरोधाभास सामने आने लगा। कुछ न्यूज चैनलों पर अजित पवार की मौत की खबरें चलने लगी। सूत्रों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल भी बताया। इन अलग अलग दावों ने पूरे राज्य को सांस रोकने पर भी मजबूर किया। राजनीति गलियारों में सन्नाटा छा गया। समर्थक, विरोधी और आम लोग एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते थे। इसी बीच लोगों का ध्यान अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट की ओर गया। हादसे से ठीक देर पहले उनके आधिकारिक हैंडल से किया गया एक पोस्ट अब हर किसी के लिए पहेली बनकर रह चुका। चुनाव प्रचार के शेड्यूल और राजनीतिक हलचल के बीच यह पोस्ट कई तरह की अटकलों का भी जन्म देने लगा। क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? लैंडिंग के वक्त मौसम साफ था, विमान में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, रिकॉर्ड में कोई तकनीकी खराबी दर्ज भी नहीं की गई। ऐसे में अचानक विमान का नियंत्रण खो जाना और आग के गोले में तब्दील हो जाना कई अनसुलझे सवाल तो खड़ा करेगा ही। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे अहम कड़ी है ब्लैक बॉक्स। माना जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट से यह पता चल सकेगा कि आखिरी पलों में कॉकपिट के भीतर क्या हुआ, पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, किस तरह की चेतावनियां सिस्टम में आई और यह कौन सा पल था जब हालात काबू से बाहर निकल गए।
फिलहाल पूरा महाराष्ट्र चिंता, शोक और अनिश्चितता के माहौल में डूबा हुआ है। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो अजित पवार की कहानी सिर्फ एक सत्ता और संघर्ष की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति का सफर है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी शर्तों पर जिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का नाम एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने अपनी सख्त कार्यशैली और राजनीतिक कौशल से अलग पहचान बनाई। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते एनसीपी के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदानगर जिले में देवलाली प्रवरा में उनके दादा के घर हुआ। शरद पवार के बड़े भाई अनंत पवार के बेटे हैं। उनके पिता अनंत पवार का झुकाव राजनीति से ज्यादा कला और सिनेमा की ओर था। उन्होंने मुंबई में वी संताराम के मशहूर राजकमल स्टूडियो में काम किया और फिल्म जगत में गहराई से जुड़ गए। अजित पवार का बचपन बारामती और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीता। उन्होंने महाराष्ट्र के एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। पिता के आकस्मिक निधन ने परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डाल दी। हालात ऐसे बने कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। यहीं से उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। सन 1982 में अपने चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन में उन्होंने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले जमीनी स्तर पर काम किया, सहकारी चीनी कारखानों के बोर्ड का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यहीं से उनकी पहली बड़ी सफलता थी जिसने उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। इसके बाद वे पूरे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी बने और लगातार 16 साल तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी आंदोलन को नजदीक से समझा, जो आगे चलकर उनकी राजनीति की नींव बन गया। सन 1991 में अजित पवार ने बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बने। हालांकि यह जीत उनके लिए व्यक्तिगत महत्व से ज्यादा उनके चाचा शरद पवार की राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम थी। बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा के लिए खाली कर दी ताकि वे केंद्र सरकार में अहम भूमिका निभा सके। यह त्याग उनकी वफादारी का बड़ा उदाहरण माना जाता है। सन 1995 में वे पहली बार बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद बारामती उनकी राजनीतिक पहचान बन गई। वे लगातार सीट से जीतते हैं। सन 1999 में 2004, 2009, 2014, 2019 और फिर 2024 में भी अपने करीब 45 साल के सियासी सफर में एक बार संसद की ओर 7वीं बार विधायक रहे। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई अहम मंत्रालय संभाले। सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री भी रहे। शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली। सन 1999 में कांग्रेस एनसीपी सरकार बनी तो विलासराव देशमुख की सरकार में उन्हें सिंचाई मंत्री भी बनाया गया। सिंचाई मंत्री रहते हुए उनके फैसले चर्चा में रहे और विवादों में भी। बाद में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार भी मिल गया। सन 2010 के बाद अजित पवार राज्य की सत्ता के केंद्र में आ गए। वो पहली बार नवंबर 2010 में उप मुख्यमंत्री बने। 2019 का साल उनके राजनीतिक जीवन का सबसे नाटकीय दौर साबित हुआ, जब उन्होंने अचानक अलग रास्ता चुना और फिर हालात बदले। एक ही साल में दो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखी घटना थी। 2022 और 23 में उन्होंने एक बार फिर अपनी अलग राजनीतिक लकीर खींची और नए सियासी समीकरण बनाए। जुलाई 2023 में वे छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। उनका जीवन उपलब्धियों, विवादों और बड़े फैसलों से भरा रहा। सहकारी बैंक के अध्यक्ष से लेकर 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर बताता है कि वे राजनीति में कितने मजे हुए खिलाड़ी थे। उनकी शादी सुनेत्रा पवार से हुई और उनके 2 बेटे पार्थ पवार और जय पवार भी हैं। अब अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति की वह धुरी है जिसके बिना सत्ता का संतुलन साधना बेहद मुश्किल माना जाता है। आज विमान हादसे में उनकी कथित मृत्यु की खबरों ने पूरे सियासी गलियारों को सन्न कर दिया। एक ऐसा नेता जो कभी भी हार नहीं मानता, आज एक रहस्यमयी हादसे के साथ इतिहास के सबसे बड़े सवालों में बदल गया। अब जवाब सिर्फ जांच रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स के हैं, जो तय करेगा कि क्या महज एक दुर्घटना थी या एक कहानी में कोई और गहरा सच छुपा हुआ था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए कंटाप न्यूज।